सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक का आगे का प्रकरण यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। लेकिन इससे पहले हमने ये पढ़ा था भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार। इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में और देशों से और महाद्वीपों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और अपनी बारीक कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। फिर हमने देखा था कि कैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार होता था। और 16वीं शताब्दी से यूरोप के अंदर भी कि यूरोप के कई देश थे, वो उनकी वहाँ की व्यापारिक कंपनियाँ भी भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी, यहाँ से और यहाँ से। तो भारतीय जो बुनकर थे, इनके हुनर की यादें अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। हमने देखा था कि शब्दों में इतिहास छुपा हुआ है। जैसे कि मसलिन था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मलमल को ही यूरोप में मसलिन कहा जाने लगा। और जो सूती कपड़ा था उसे इन्होंने कैलिगो कहा। इसके बारे में भी पढ़ा था हमने। ऐसे और भी कई कपड़ों का जिक्र आया था, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। और हमने एक बही के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर बुक के बारे में, जिसमें लगभग 98 किस्म के कपड़ों का जिक्र किया गया था। जिसमें से हमने पढ़ा था कई प्रकार के कपड़े, जैसे पटोला बुनाई, जामदानी, छींट, बंधाना या बंडाना, जिसे बंदेज भी कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा, कि जैसे इससे पहले मध्य एशिया तक और पूरे एशिया में भारत के कपड़े प्रसिद्ध थे। अब हम बात कर रहे हैं यूरोप के बाज़ारों की। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। यानी जो इंग्लैंड के अंदर भारत का कपड़ा जाने लगा था, तो जो इंग्लैंड के व्यापारी हैं, इंग्लैंड के कपड़ा बनाने वाले जो ऊन और रेशम के कपड़ा बनाते थे, वो लोग अब इस बात का विरोध करने लगे थे कि भारत के कपड़े इंग्लैंड में ना आए। और इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े, जिसे छींट कहा गया था, उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। यानी उन्होंने एक कानून बना दिया कि भारत के जो छींट कपड़ा है, सूती कपड़ा, जिसे वो वहाँ कैलिगो कहते थे, उसके लिए उन्होंने उसकी पाबंदी पर एक पाबंदी लगाई और उसके लिए एक कानून बनाया। और संयोग से इस कानून को भी कैलिगो अधिनियम ही कहा जाता था। तो देखो, यहाँ एक प्रश्न है कि आपकी राय में कैलिगो अधिनियम का यह नाम कैलिगो अधिनियम क्यों रखा गया? देखो कि भारत के जो सूती कपड़ा था छींट, उसे यूरोप में क्या कहते थे? कैलिगो, है ना। क्योंकि ये कालीकट के जब पुर्तगाली भारत में आए थे, तो वो क्या कालीकट से अपने साथ मसालों के साथ साथ सूती कपड़े भी लेकर गए थे, और कालीकट से निकले शब्द के कारण ये कैलिको कहलाए थे। और इसीलिए पूरे यूरोप में इनको सूती कपड़ों को कैलिको कहा गया। तभी तो हमने पढ़ा कि शब्दों में इतिहास छिपा है। तो इस कैलिको शब्द के अंदर ही हमारे भारत के सूती कपड़े छींट का पूरा इतिहास सिमटा हुआ है। और इसकी पाबंदी के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, जिसे उन्होंने कैलिगो अधिनियम रखा। इसके बाद देखिए, इसी प्रश्न का एक भाग हो रहा है कि इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई जा रही थी? तो छींट पर पाबंदी लगाई जा रही थी। हमने पढ़ा था कि छींट है जो एक प्रकार का सूती कपड़ा है, उस पर रंगीन फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने होते हैं, आकर्षक रंगों वाले, सुंदर रंगों के, और छोटे छोटे फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए होते हैं। तो वहाँ यूरोप में इसे कैलिगो कहा गया था। तो
जब इंग्लैंड के व्यापारी हैं वो अभी विरोध करने लगे थे कि भारत के कपड़ों का आयात ना किया जाए, तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में एक कानून पारित किया और जिसे कहा कैलिगो अधिनियम। इसके बाद देखो, उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार थे वो अंग्रेज कपड़ा उत्पादक। वो अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का ही कपड़ा बिके। यानी कि इंग्लैंड के जो कपड़ा उत्पादक थे, यानी जो व्यापारी थे, वो ये चाहते थे कि भारत के कपड़े इंग्लैंड में पूरी तरह से पाबंद कर दिए जाएं ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का ही कपड़ा बिके। और इसी क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिगो छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। यानी कि अब वो इंग्लैंड में ही ये छपाई करने लगे। तो अब वो क्या करने लगे कि सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। और 1764 में जॉन के, ये एक व्यक्ति का नाम है, इसने स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। ठीक है। 1786 में रिचर्ड ऑर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। देखो, तकली आपने देखी होगी, आपने तो नहीं देखी होगी, मैंने अपने बचपन में ज़रूर देखी है। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ एक चित्र यहाँ पर कि तकली क्या होती है। ये देखो, इसमें क्या होता है कि चरखे पर तो सूत को काट लिया जाता है। इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है, एक महिला चरखे पे ताकत निर्माण कर लेती है और फिर उसे इस तरह की एक तकली होती है ना, ये गोल गोल इसको घुमाते हैं मदानी की तरह, तो इस पर ये तागा है लिपट जाता है, तो इसे कहते हैं तकली। तो इसी तरह से यूरोप में उन्होंने क्या किया कि सुधार किया और एक स्पिनिंग जेनी बनाई, एक ऐसी मशीन जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ अपने आप ही घूमने लगती थी, यानी एक ही व्यक्ति कई सारी तकलियाँ एक साथ घुमा सकता था। तो और इससे क्या हुआ कि कपड़ा अब कम कीमत पर बढ़िया तैयार किया जाने लगा। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। और परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। और ये हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा था कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तब ब्रिटिश जीत गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार युद्ध जीती और 1764 में मुग़ल बादशाह ने उन्हें बंगाल के प्रांत की दीवानी है वो दीवान नियुक्त कर दिया था, कंपनी को ही दीवान बना दिया। और दीवानी मिलते ही जो बंगाल के राजस्व थे, यानी टैक्स लेने के जो संसाधन थे, उन पर भी अब इन अंग्रेज कंपनी का नियंत्रण हो गया था। और अब उन्होंने क्या किया कि सोना चांदी देने के बजाय अब वो भारत से ही राजस्व इकट्ठा करते थे। राजस्व होता है टैक्स, तो भारत से ही टैक्स इकट्ठा करते हैं और उसी पैसों से ही वो अपने व्यापार के लिए सामान खरीदते थे। ये सब हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। तो इसके बाद देखो कि इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। तो यहाँ देखो, नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, यह है कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता हुआ दृश्य है। 17वीं शताब्दी का है। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार भारत में फैलने लगा, विभिन्न बंदरगाहों पर इस तरह की व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी और बस्ती के चारों तरफ ये देखो एक किलेबंदी आपको दिखाई दे जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये लोग हैं वो रहने लगे, इन्होंने निर्माण किया एक किले की तरह। इसके बाद आगे देखिए,
कि यहाँ पर आपको एक ये भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको प्रमुख बुनाई केंद्र दिखाई दिए गए हैं। जैसे जहाँ ये आपको ये सितारे बने हुए हैं, स्टार बने हुए हैं, वहाँ पर तो सफ़ेद रंग का कपड़ा बनता था, और जहाँ पर ये डिज़ाइन है फूल वाला, वहाँ चेक और धारीदार कपड़ा बनता था, और त्रिभुज में सिल्क बनाया जाता था। तो इस तरह से इस नक्शे को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों पर ही केंद्रित था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल, और डेल्टा की यहाँ बहुत सारी नदियाँ थी, और नदियों के होने के कारण बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी रेल नहीं थी उस वक्त तक। हाँ, सड़कें जरूर बनना शुरू हो गई थी। पूर्वी बंगाल स्थित ढाका 18वीं सदी में उस समय सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था, और ये शहर अपने मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि अगर हम इस नक्शे के भारत के दक्षिणी भाग को देखते हैं, यहाँ दक्षिणी भाग को देखते हैं तो मद्रास से लेकर, ये देखो यहाँ मद्रास, और मद्रास से लेकर उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले इस कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह भी हमें दिखाई देता है। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात के अंदर यहाँ स्थित थे। तो देखो आप ध्यान से अगर हम इस मानचित्र को देखते हैं तो हमें लगेगा कि एक तो यहाँ काफ़ी सारे बुनाई केंद्र हैं, एक यहाँ गुजरात में बहुत है, और एक इधर यहाँ बंगाल में है। तो इस तरह से ये भारत के अंदर प्रमुख बुनाई केंद्र थे, और किस तरह से भारत का कपड़ा है जो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इसके बाद ये है कि बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, और दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग, ये जो समुदाय हैं ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। देखो अभी हमने पढ़ा, हमने एक चित्र देखा था कि कैसे चरखे पर पहले सबसे पहले सूत काता जाता था। तो सूत को काटना कपड़ा बनाने का सबसे पहला चरण था, और यह काम ज़्यादातर महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में उस समय पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट लेते थे, और उसको धागे को काटने के बाद तकली पर लपेट लिया जाता था, और जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। तो देखो यहाँ आपको एक चित्र में दिखाई भी दे रहा है ना, कि ये बंगाल का एक तांती बुनकर है, और ये चित्र बेल्जियन सोलविंस द्वारा बनाया गया है। और इसमें देखो हमें दिख भी रहा है कि कैसे हथकरघा, इसको हाथ से बोलते हैं ना, हाथ से चलता है, तो ऐसे हथकरघे पर ऐसे तांती डाल करके और कपड़ा बनाया जा रहा है ना। तो इस तरह से बुनकर है वो इस धागे से कपड़ा बनाते थे, और ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। देखो कताई करना यानी कि सूत काटना वो तो महिलाएं ज़्यादा करती थी, और जो कपड़ा बनाने का काम है वो पुरुष ज़्यादा करते थे। और अगर किसी को रंगीन कपड़ा बनाना है तो रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। तो छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, यानी कि वो इस छापेदार कपड़ा बनाने के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध थे, माहिर थे। तो और वो कहलाते थे चिप्पीगर, जो कि ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े हुए व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। तो देखो इस तरह से हमने इस पाठ में ये पढ़ा कि कैसे भारत के कपड़े 1750 तक, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन करती है, उससे पहले तक पूरे भारत में, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे। फिर धीरे धीरे भारतीय कपड़ों का पतन होने लगा। कैसे हुआ और उसके क्या कारण थे, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।